हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे टॉपिक चल रहा है और कॉम्प्लेक्स नंबर में आज अपना सेकंड लेक्चर है और इस सीरीज का अपने 34 वाला लेक्चर होने जा रहा है। आज यहाँ पर मैं सोल्ड एग्जाम्पल से ही शुरू करूंगा, जिसमें सोल्ड एग्जाम्पल हमने छोड़े थे। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप फील करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत लेंथी आपको लगते हैं, उनके सॉल्यूशन हम फटाफट कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर 17 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि अब तक अपने 33 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और अपनी डेली क्लासेस चल रही है। लगभग 1.5 घंटे से 1 घंटे के बीच की अपनी क्लास रहती है और ये फुल सफिशिएंट है। और अगर इसी स्पीड से हम पढ़ते रहें तो मान के चलिए कि अपना आने वाले 3 या 4 मंथ में कोर्स जो है कंप्लीट और बहुत अच्छे से और डिटेल में हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस मुझे यहाँ पर ताकत कहाँ से मिल रही है आप लोगों को पढ़ाने की। आप लोगों की उम्मीदें जितनी ज्यादा मेरे ऊपर टिकी हुई है, उतना ही ज्यादा मैं आप लोगों के प्रति फेथफुली पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब मुझे यहाँ पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ गई है आप लोगों की। और मुझे ताकत कहाँ से मिल रही है, जब मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी जो काम करने की जो ताकत है उसको और मुझे बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही अगर मिलता रहेगा तो एक दिन हम हिस्ट्री बनाएंगे यहाँ पर मैथ्स में। 17 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। देखो क्या है क्वेश्चन। 3 सम्मिश्र संख्याएं एपी में है तो वो किस में स्थित होगी। 3 सम्मिश्र संख्याएं एपी में है। एपी में 3 सम्मिश्र संख्याएं हैं तो मुझे बताना है। मैं इन सभी क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को ना लेट करके ही करने वाला हूं। कैसे, देखिए 3 सम्मिश्र संख्याएं एपी में है तो एक काम करते हैं ना, 3 एपी में सम्मिश्र संख्याएं मान ही लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। तो मैं एक सम्मिश्र संख्या तो मान लेता हूं एपी में आयोटा या फिर 1 प्लस आयोटा, और एक सम्मिश्र संख्या में मान लेता हूं Z2 में मान लेता हूं 2 प्लस 2 आयोटा, और Z3 में किस में मान लेता हूं 3 प्लस 3 आयोटा। देखो, मैं सम्मिश्र संख्या में जो मान रहा हूं ना, उसमें मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं सम्मिश्र संख्या ऐसी मानूंगा जो एपी में हो। और एपी में क्या होता है, अगर मान लो ये सम्मिश्र संख्या है, एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है, ये एपी में है। कैसे पता चला? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 3 इक्वल है 7 माइनस 5 की, इसलिए। तो मैंने यहां पर क्या माना है, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 3 आयोटा। तो क्या ये एपी में नहीं लग रही है आपको? इसको इसमें से घटाओगे ना तो 2 माइनस 1 1, 2 आयोटा में से आयोटा जाएगा तो आयोटा, यानी इन दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस भी तो इतना ही आ रहा, 1 प्लस आयोटा। अंतर बराबर आ रहा ना, अंतर बराबर आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, एपी की संख्या है। तो मैंने बिल्कुल एपी को ध्यान में रखते हुए ये संख्याएं मान ली। अब हमें ये बताना कि ये सम्मिश्र संख्या कहां पर है। तो ये आपके सामने ग्राफ है। अच्छा देखो, मैं इस बिंदु को 1 1 लिख सकता हूं ना। ये क्या है, 2 2 है, और ये क्या है 3 3 है कि नहीं? ये तो अब आप देखिए, ये हो गए अपने x x और y x। अच्छा देखो, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, तीनों ही रेखाएं, तीनों ही बिंदु ये आ गए। ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। कौन सा ऑप्शन सही है? क्या ये तीनों ही बिंदु वृत्त पर दिख रहे हैं आपको? क्या ये आपको निर्देशीय अक्षों पर दिख रहे हैं? निर्देशीय अक्षों पर कहां है, तो अक्षों पर है ही नहीं। क्या एक सरल रेखा पर है? बिल्कुल ये सरल रेखा पर है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ये वाला होगा। क्लियर? निर्देशीय अक्ष भी एक कंडीशन है, लेकिन जनरल कंडीशन जो है यहाँ पर क्या आएगी, एक सरल रेखा आएगी। तो मैंने 3 सम्मिश्र संख्याएं मानी और इस तरीके से अपना आंसर एकदम सटीक बैठ गया। देखो, आप अगर इन मेथड से थोड़ा वाकिफ हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे ना, तो ऐसे जुगाड़ आप लोग लगाना सीख जाओगे। अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये क्या उठापटक है, तो उठापटक ही करनी पड़ेगी। यहाँ जितनी ज्यादा उठापटक करोगे ना, उतने ही ज्यादा अपने सक्सेस के पास में पहुंच जाओगे। और जितना ज्यादा रास्ते रास्ते पर चलने का प्रयास करोगे ना, तो रास्ते रास्ते पर डेस्टिनेशन थोड़ा लेट मिलता है, और पगडंडियां हम ढूंढ लेंगे ना तो फटाफट पहुंच जाएंगे। क्लियर? ये सब पगडंडियां हैं। देखो 19 वाले क्वेश्चन में आ जाता हूँ। 18 वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, तो मैं इसका हिंट तो मैं दे देता हूँ। 18 क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, 3 सम्मिश्र संख्याएं मान लेना। Z1 बराबर 1 मान लेना,
Z2 बराबर आयोटा मान लेना और Z3 बराबर माइनस आयोटा मान लेना। क्या मानोगे? Z1 बराबर 1, Z2 बराबर आयोटा और Z3 बराबर माइनस आयोटा। क्यों? क्योंकि तीनों का मोड बराबर होना चाहिए और उन तीनों का 1/1 के बराबर होना चाहिए। अगर आपने बुक खोल रखी है तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और नहीं खोल रखी है तो फिर खोल लो। तो Z1 बराबर क्या मान लेना? 1, Z2 बराबर क्या मान लेना? आयोटा, Z3 बराबर क्या मान लेना? माइनस आयोटा। तो गिवन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर मैंने 3 संख्याएं इमेजिन कर ली, और आप देख लेना आपके आंसर कौन सा बैठता है। और वैसे इसका सॉल्यूशन जो दे रखा है वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 19 वाले क्वेश्चन में आ जाता हूँ। क्या है देखो, ये कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है Z1 माइनस Z3 Z2 माइनस Z3 इक्वल्स टू दिस। Z1 Z2 Z3 एक त्रिभुज के शीर्ष हो तो वो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? अब यहां पर देखो, Z1 Z2 Z3 इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाली संख्याएं हैं और वो तीनों एक त्रिभुज का शीर्ष है। वो त्रिभुज किस प्रकार का, ये मुझे बताना। कैसे करूं इस क्वेश्चन को? मैं यहां पर लेट करने वाला हूं। क्या लेट करने वाला हूं? Z1 Z2 और Z3। कैसे लेट करूंगा? क्या दिमाग में चल रहा है? सम्मिश्र संख्याएं 3 ऐसी लेट करेंगे कि Z1 माइनस Z3 और Z2 माइनस Z3 ये रिजल्ट आ जाए। तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना कैसे इमेजिन कर सकते हैं? तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कैसे कॉम्प्लिकेशन को दूर करोगे? अरे भाई Z1 बराबर तो ये मान लो ना, और Z3 बराबर ये मान लो, हो गया काम दो का। तो यहां पर मैं क्या लेट कर लेता हूं? देखो, मैं यहां पर लेट कर लेता हूं Z1 बराबर 1 और Z3 बराबर क्या मान लेता हूं मैं? आयोटा अंडर रूट में 3। Z3 बराबर क्या हो गया? आयोटा अंडर रूट 3। देखो ना, Z1 माइनस Z3 इतना आया कि नहीं आया? अब मुझे Z2 मानना है। क्या मानना मुझे? Z2 मानना है। तो अब Z2 मानने पर थोड़ा सा हमें बढ़िया फोकस करना पड़ेगा। तो कैसे मानेंगे? क्योंकि Z2 माइनस Z3 कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो Z3 तो मान चुके हो ना, तो Z2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस Z3। अरे भाई समझो ना बात को, मैं क्या करने जा रहा हूं आपको। Z1 Z3 तो पटापटी लेट कर ली। यही तो लेट करने का तरीका सिखाना चाहता हूं मैं आपको। जो कॉम्प्लेक्स नंबर के में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उलझे हुए हैं ना, उनको सुलझाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और ये लेट करने का जो तरीका ना, ये अगर आप पकड़ लोगे ना, तो फिर उन उलझे हुए क्वेश्चन का फटाफटी हम सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, Z1 बराबर मैंने 1 मान लिया फटाफट, Z3 बराबर मैंने मान लिया आयोटा, और आयोटा अंडर रूट 3। अब Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो Z3 तो हमने लेट कर ही रखा है, तो Z3 बराबर अगर वो रखेंगे तो Z2 अपने आप ही आ जाएगा। अब Z1 Z2 Z3 आ चुकी है। अब आप लोग चेक कर लो कि समकोण है कि समद्विबाहु है कि अधिक कोण समद्विबाहु है। समकोण हो चाहे विषम कोण हो, समद्विबाहु हो विषम द्विबाहु हो, अब यहाँ पर कैसे पता लगा सकते हैं? उनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो, Z1 बराबर क्या है? 1 प्लस आयोटा 0, यानी इसको 1 0 कह सकता हूं ना मैं। और Z2 कितनी आई अपने? 2 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, इसको 2 अंडर रूट 3 कह सकता हूं। और Z3 हमने क्या मानी है? 0 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, तो ये क्या आ जाएगा? 0 कोमा अंडर रूट 3। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये 3 शीर्ष आ गए। अब मैं इनके बीच की दूरी निकाल लेता हूं। तो Z1 Z2 के बीच की दूरी निकालोगे, गुणा नहीं कर रहा हूं मैं, दूरी निकाल रहा हूं, दूरी Z1 Z2 के बीच की। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालोगे तो अंडर रूट में ये आ जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख देता हूं, दूरी निकाल रहा हूं। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3, क्या गया अपने? 2 आ गया। अब मैं निकाल लेता हूं Z2 और Z3 के बीच की दूरी। तो Z3 और Z2 के बीच की दूरी 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 0, क्या आ गया? फिर से 2 आ गया। और Z3 और Z1 के बीच की दूरी भी निकाल लो, Z3 और Z1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 3, क्या आ गया? 2 आ गया। तीनों ही दूरियां बराबर आ गई। क्या मानते हो? एक समबाहु त्रिभुज है। क्या आ गया? ये समबाहु त्रिभुज। तो लेट करने का जो मेथड है वो आपको सीखना है ढंग से। सॉरी, 20 वाले क्वेश्चन पर मैं आ जाता हूं। 20 वाले क्वेश्चन को दो तरीके से मैं बताने वाला हूं और दोनों ही मेथड आपको समझने हैं। दूसरा मेथड भी बहुत अच्छा है, पहला मेथड भी अच्छा है, दोनों ही मेथड आप समझने का प्रयास करेंगे। Z1 और Z2, इसके लिए ये स्टेटमेंट दे रखी है कि Z1 का जो मोड है वो 12 है, Z2 माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, इसका पूरे का मोड जो है 5 को संतुष्ट करता है। तो Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए?
तो एक तो आप लोग देखो कि मोड ऑफ Z1 बराबर कितना दे रखा है, मोड ऑफ Z1 बराबर दे रखा है अपने को 12 है, यानी Z1 की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 12 हो सकती है। अगली बात समझ में। अब मैं Z2 की तरफ चलता हूँ। अच्छा देखो ये Z2 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। अब आपको इसका मोड हटाना है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक सर्व समीका होती है प्लस के लिए और माइनस के लिए। तो प्लस के लिए सर्व समीका ये होती है कि Z1 माइनस Z2 इसका जो मोड है वो लेस देन इक्वल होता है Z1 माइनस Z2 के, Z1 माइनस Z1 माइनस में Z2 के। क्लियर। ये जो रिजल्ट होता है ना, ये वाला रिजल्ट हमेशा ही क्या होता है, बड़ा होता है, बजाय कि अलग अलग पर हम अप्लाई करके निकाल ले। तो क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर Z1 माइनस Z2 ये ग्रेटर देन इक्वल होता है मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 के। ये कुछ असमीकाएं हैं जो आप लोग याद रखेंगे, 4 असमीकाएं हैं, आपको हर समय ये याद होनी चाहिए। क्लियर। याद नहीं भी होगी तो उसका जुगाड़ निकालेंगे, फिलहाल तो याद है हमें, ऐसा समझो। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको उठाकर इससे छोटी संख्या रख रहा हूं ना, यानी ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ Z2 और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का मोड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा इज लेस देन इक्वल 5, ये आ जाएगा ना। क्लियर। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए कि ये रिजल्ट जो है कितना बनेगा अपने, ये आ जाएगा Z2 और माइनस का 5 और लेस देन इक्वल मोड ऑफ Z2 और लेस देन इक्वल में क्या आ जाएगा, तो Z2 का मोड कितना आ जाएगा अपने 10 आ जाएगा। मोड ऑफ Z2 लेस देन इक्वल क्या आ गया 10 आ गया, और मोड ऑफ Z1 जो है कितना है अपने 12 है। यानी अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि Z1 की वैल्यू किसके बीच में है, तो आप कह सकते हो ना कि माइनस में 12 से प्लस में 12 के बीच में। क्या कह रहा हूं मैं कि मोड ऑफ Z1 की जो वैल्यू है माइनस का या तो 12 होगी या प्लस का 12 होगी। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर देखो Z1 का रिजल्ट क्या हो सकता है, तो इसको अगर स्प्लिट करते, अब स्टूडेंट यहाँ पर मोड ऑफ Z2 आ गया अपने लेस देन इक्वल 10 आ गया। अब मुझे Z1 माइनस Z2 का मिनिमम रिजल्ट चाहिए। अगर Z1 माइनस Z2 का मिनिमम रिजल्ट चाहिए ना, तो Z1 माइनस Z2 इसका मिनिमम रिजल्ट देखो, एक तो क्या हो सकता है, या तो ये होगा 12 माइनस 10, या फिर क्या होगा माइनस का 12 और माइनस का 10, यही तो रिजल्ट होगा। और इस पर पूरे पर क्या लगाना है, मुझे मोड लगाना है। अब आप देखो जब मोड लगाओगे ना, ये तो आएगा 2 और ये आएगा 22, तो मिनिमम क्या है, मिनिमम रिजल्ट अपने कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था अपने 20 वाला। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। हम यहां पर क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, और अब ध्यान से देखेंगे कि इसका सेकंड पार्ट जो है वो कैसे हैंडल कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एक कंडीशन समझाना चाहता हूं, वो क्या है, देखो z बराबर a लिखा हुआ है। अगर मैं आपको ये कहूं ना कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर क्या है, फटाफटी बता दोगे ये तो सर्किल है सर। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस a है, ये सर्किल है। क्लियर। अच्छा देखो z बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो मोड ऑफ z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है क्या, और बराबर में क्या है a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया ना। ये भी सर्किल ही था, और ये कॉम्प्लेक्स समीकरण लिखी हुई उस सर्किल की बस। क्लियर। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ z बराबर a, तो क्या कहोगे, उसका सेंटर तो 0 0 है और उसकी रेडियस a है। आगे बात समझ में। अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है z माइनस सी बराबर a, तो मैं बता देता हूं कि उसका सेंटर तो वो तो हो जाएगा अपने c और रेडियस उसकी कितनी हो जाएगी a हो जाएगी। नहीं पता है तो लिख लेना, नहीं पता है तो लिख लेना कि ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वृत्त के समीकरण है, रटने की आवश्यकता नहीं। z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई से ये आसानी से पता चल भी रहा है। क्लियर। अब यहां पर आ जाइए आप, मैं इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड आपको करवाने वाला हूं। तो एक कंडीशन तो क्या दे रखी है, मोड ऑफ z1 इक्वल में 12 है, मोड ऑफ z बराबर क्या हो a हो, तो उसका सेंटर कितना होता है 0 0, रेडियस कितनी होती है इसकी 12 होती है। तो अब आप देखिए कि यहां पर एक सर्किल में बना रहा हूं, एक सर्किल में बनाने जा रहा हूं, और
इस सर्किल का सेंटर तो 0 0 है और इसकी रेडियस कितनी है 12 है, तो 12 मान लो ये 12 है, तो ये 12 0, ये -12 0, 0 12 और 0 माइनस में 12, ये इस सर्किल का डायग्राम है। एक ये भी दे रखा है, ये भी सर्किल ही है, ये भी क्या है सर्किल, कैसे दिख तो नहीं रहा है, तो देखो ना फिर यहाँ Z2 -3 + 4 आयोटा और बराबर में क्या दे रखा है 5, यानी इसकी त्रिज्या तो कितनी है, त्रिज्या तो कितनी है a, यानी 5 तो इसकी त्रिज्या हो गई। केंद्र कहां पर है, केंद्र, केंद्र कहां पर है, तो स्टूडेंट यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि केंद्र जो है ना 3 4 है, C क्या है केंद्र, तो केंद्र क्या हो गया 3 + 4 आयोटा। अरे भाई सेंटर हो गया ना 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा और R कितनी हो गई 5 हो गई, तो C 3,4 और R की वैल्यू कितनी आ गई अपने 5 आ गई। तो फिर इस सर्किल को भी बनाओ ना, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सेकंड वाले सर्किल को भी बनाओ ना यहाँ पर, तो सेकंड वाले को भी बना लेते हैं। देखो इसका सेंटर क्या है 3 4 है और रेडियस कितनी है 5 है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, 3 4 जो बिंदु होता है ना उसकी 0 0 से दूरी कितनी होती है, लॉजिक तो सीखना चाहिए, इग्नोर नहीं कर सकते कि ये क्या बता रहे हो सर, जबरदस्ती इसको उलझा रहे। अरे भाई मैं इसको क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हैंडल करने का तरीका बता रहा हूँ, हर एक सीखा गया मेथड कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता ही पहुंचाता है, क्लियर, तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बहुत आसान तरीका है जो आप लोगों को समझाने में थोड़ा समय लग रहा है मुझे, लेकिन है बहुत आसान। कैसे, मैं कह रहा हूं कि सेंटर की 0 0 से दूरी निकालो, देखिए कितना आएगा 5 आएगी और इसकी त्रिज्या भी कितनी है 5, यानी ये जो सर्किल मैं बनाने वाला हूं इसका सेंटर जो है वो तो कहां पर है 3 4 पर है और वो कहां से जा रहा है 0 0 से जा रहा है, वो सर्किल कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये दूसरा वाला सर्किल है, कौन सा वाला सर्किल है, दूसरा वाला सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है 5 है और बड़े वाले की रेडियस कितनी है, बड़े वाले की, तो बड़े वाले की रेडियस जो है ना वो अपने है 12। तो वास्तव में ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन ये था कि Z1 mod ऑफ Z1 बराबर 12, यानी पहला वाला सर्किल क्या था, ऐसी सभी सम्मिश्र संख्याएं जिनका मापांक 12 हो सकता ना उनसे बनने वाला वृत्त बाहर वाला है, क्लियर, ये सभी किसको रिप्रेजेंट करती है, mod ऑफ Z1 बराबर 12, यानी किसको समझना, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाहर वाला सर्किल कैसे बनाए, ऐसी सभी सम्मिश्र संख्याओं जिनका मापांक क्या हो 12 हो। अंदर वाला सर्किल कैसे बनाए, ऐसी सभी सम्मिश्र संख्याएं जिसमें Z माइनस C इसका मापांक कितना हो 5 हो, क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर मुझे क्या पूछा गया था कि बताओ दोनों की बाउंड्री पर स्थित सम्मिश्र संख्याओं के बीच में मिनिमम दूरी कितनी होगी, क्या पूछा गया था, Z1 की बाउंड्री पर और Z2 की बाउंड्री पर स्थित सम्मिश्र संख्याओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं ना मिनिमम डिस्टेंस कहां पर होगी। मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं तो ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं है कि ये मिनिमम डिस्टेंस है ना, तो ये दूरी कैसे निकालोगे, तो ये दूरी हम निकालेंगे। देखो ये यहां से लेके यहां तक तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है और यहां से लेके यहां तक छोटे वृत्त का व्यास है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 12 है, छोटे वृत्त का व्यास 10 है, तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 आएगा। और अधिकतम दूरी कितनी है, तो अधिकतम दूरी यहां से लेकर यहां तक है, तो 12 तो ये और 10 ये कितनी आई 22 आई। अधिकतम दूरी कितनी आई 22, न्यूनतम दूरी कितनी आई 2 आई। तो आई थिंक आप लोगों को ये डायग्राम जो है स्टूडेंट वो समझ में आया होगा, नहीं आया होगा ना तो आप लोग 1-2 बार रिवर्स लें और मेरी बात को तब तक सुनते रहें जब तक कि आपके दिमाग में घुस नहीं जाता है, क्लियर, मेरे नाम का भूत बैठ जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। देखो ये Z1 है और ये Z2 है और इसका सेंटर हमने लिख लिया है, तो स्टूडेंट यहाँ पर Z1 माइनस Z2 इसका मिनिमम रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या
वृत्त की आर माइनस छोटे का व्यास, छोटे का व्यास। तो ये आ जाएगा अपने 12 माइनस 10। कितना आंसर आ गया? 2 आ गया। आप इसको बहुत अच्छे से बड़ा बनाकर करें। मैं आ जाता हूं 21 वाले क्वेश्चन में, और ये कह रहा है कि अगर इस स्टेटमेंट को 2 के बराबर रखें तो जेड का बिंदु पद क्या होगा। तो जेड का बिंदु पद निकालना है, तो जेड बराबर क्या मान लेते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस 1। कैसे किया मैंने? आयोटा एक्स प्लस मान लिया ना, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का 1, और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का आयोटा और बराबर में 2 दे रखा है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का वाई और प्लस में आयोटा एक्स और प्लस में एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 और बराबर में क्या आ गया? 2 आ गया। तो अगर इसका आप वर्गमूल निकालते हो ना, तो ये आ जाएगा अपने 1 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में क्या आ गया? 2 आ गया। मोड ले लिया मैंने, वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का वर्ग। अब मुझे यहाँ पर बिंदु पद निकालना, और बिंदु पद हम सही मायने में तभी बता पाएंगे जब ये रूट वूट सब हट जाए। तो अंडर रूट जब भी दोनों अंडर रूट एक ही तरफ होना और आपको अंडर रूट को हटाना हो, तो एक अंडर रूट को पहले राइट साइड में ले लो। तो ये क्या आ जाएगा? देखो, रूट ऑफ 1 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 2 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसको खोलेंगे। देखो, आयोटा की जगह रख तो सही दिया ना, माइनस का वाई प्लस का आयोटा एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ ना, तो ये क्या आएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस में एक्स स्क्वायर। इधर क्या आएगा? ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस में 1। ऐसा करने से वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 2y इधर आएगा तो 4y हो जाएगा। 4y और माइनस का 4 इक्वल में 4 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं? देखो, 4 तो कॉमन आके कट जाएगा, तो 4 तो कॉमन लेकर हमने काट दिया। अब यहाँ पर देखो, इसका अगर मैं वर्ग करता हूँ तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा और x बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब अगर x बराबर 0 आ गया तो इसको आप क्या कहोगे? x बराबर 0, ये yx है, इसको हम क्या कहते हैं? yx कहते हैं। और yx कहते हैं तो ये क्या आ गया? एक निर्देशीय युग्म आ गया। ये तो था रास्ते रास्ते पर जाना। अब यहाँ पर थोड़ी पगडंडी पर भी चलते हैं। देखो कैसे, निर्देशीय x कोई एक निर्देशीय x है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक जेड आप इमेजिन करो जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर जाए। तो एक स्टेटमेंट वो क्या हो सकता है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए? तो मैं यहाँ पर जेड बराबर 1 लेट कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आयोटा माइनस 1 नहीं, जेड बराबर क्या लेट कर रहा हूं मैं? आयोटा, गलत कर रहा था, 1 पर तो बैठेगा ही नहीं। देखो, अगर मैं जेड बराबर 1 लेट कर लेता हूं ना, तो 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आ रहा है, लाना तो 2 था, तो फिर मैंने विचार बदला, आयोटा रखो। आयोटा रखोगे ना तो ये तो आ जाएगा आपके माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1 और ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा बराबर में क्या आ गया? 2। ये तो 0 हो गया और -2 का मोड कितना होगा? 2। यानी ये इसको संतुष्ट कर रहा ना, जेड बराबर आयोटा इसको संतुष्ट कर रहा है। अब बताओ जेड बराबर आयोटा किस पर स्थित है? तो जेड बराबर आयोटा जो है अपने किस एक्स पर है? वाई एक्स पर है। जेड बराबर आयोटा वाई एक्स पर स्थित है। तो स्टूडेंट मिल गया ना कि वो सम्मिश्र संख्या कहाँ पर स्थित होनी चाहिए? एक निर्देशीय एक्स पर होनी चाहिए। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? जेड बराबर 0 प्लस आयोटा जो वाई एक्स पर है। ये जुगाड़ है। अब मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में करेंगे और
इसका आंसर बुक में ये दे रखा है, मैं इस आंसर से सेटिस्फाई नहीं हूं, ये भी इसका राइट आंसर है। कैसे? ये एक कंडीशन दे रखी है, ये क्या कह रहा है कि मोड ऑफ जेड लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए, मोड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल 1 हो, तो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है अगर जेड और डब्ल्यू, तो जेड क्या होना चाहिए? क्या कह रहा है? जेड और डब्ल्यू दोनों का मापांक जो है 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ जेड और डब्ल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो जेड का मान क्या होना चाहिए? मैं इसमें जेड का मान बताना चाहता हूं। डब्ल्यू का मोड कितना होना चाहिए? डब्ल्यू का मोड 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, यानी डब्ल्यू एक ऐसी सम्मिश्र संख्या होनी चाहिए जिसका मापांक या तो 1 हो या 1 से छोटा हो। जेड भी एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जिसका मापांक 1 हो या फिर 1 से कम हो। तो वैसे तो अगर मान लो ऑप्शन से चेक करते ना, तो ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं कि वे सभी सम्मिश्र संख्याएं, क्योंकि मुझे जेड ढूंढना है और जेड का मापांक 1 या 1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इन सबका मापांक निकालोगे ना, तो सबका ही मापांक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अगर किसी का मापांक 2 आ जाता तो फिर उस ऑप्शन को हम ऐसे रिजेक्ट कर देते, लेकिन क्योंकि सबका ही मापांक 1 आ रहा है, इसका मतलब सब में से ही आंसर की संभावना है। तो फिर कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर मैं क्या अप्रोच लगाने वाला हूं, लेट W इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं 1। क्यों मान लिया? क्यों नहीं मान सकता हूं? कह तो रहा है कि W का जो मापांक है या तो 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, तो मैंने मान लिया ना 1। क्लियर? तो लेट करने में क्या जाता है? अब देखो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं जेड निकाल लेता हूं, तब ये क्या बन जाएगा? जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा और बराबर में क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सेटिस्फाई करो, ऑप्शन को सेटिस्फाई करो। क्या यहां पर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? रख के देख लो, 1 प्लस आयोटा इसका मापांक तो √2 होता है। अच्छा, इसको नहीं कर रहा तो इसको कर जाए, क्योंकि यह शब्द लिखा हुआ ना, तो 1 इसमें रख के देखा तो क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट? 1 प्लस आयोटा √2 दे रहा है। अच्छा, 1 इसको संतुष्ट कर जाए, 1 या तो इसको संतुष्ट करे या इसको संतुष्ट करे, एक को संतुष्ट कर जाए, तो नहीं कर रहा देखो, क्योंकि ये भी √2 दे रहा है और ये भी √2 दे रहा है। आयोटा रखने पर ये 0 दे रहा है और ये कितना दे रहा है? 2 आयोटा। 2 आयोटा का मापांक कितना होगा? 2। तो आयोटा तो सही है लेकिन 1 सही नहीं है, क्योंकि आंसर इस प्रकार होगा, एक इसको संतुष्ट करेगा तो एक इसको संतुष्ट करेगा, दोनों युग्म मिलकर इस पूरी समीकरण को संतुष्ट कर देने चाहिए। तो पहला तो कैंसिल, दूसरे के बारे में विचार करो। अच्छा, तीसरे के बारे में विचार करो, 1 और -1 हो सकते हैं। 1 यहां रखो तो 1 प्लस आयोटा का मापांक कितना आएगा? √2 आएगा। अच्छा, -1 रख दो, -1 प्लस आयोटा का मापांक भी कितना आएगा? √2। न तो 1 संतुष्ट कर पाया, नहीं -1 संतुष्ट कर पाया, सी नहीं होगा। अब आ जाओ बी पर, आयोटा रखो, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, 2 आयोटा का मापांक कितना होगा? 2 होगा। क्लियर? अच्छा, माइनस का आयोटा इसमें रखो, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, -2 आयोटा, उसका मापांक भी कितना होगा? 2 होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रख लेना। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन करे कि सर आयोटा इसमें रखने पर तो मामला बैठ ही नहीं रहा है, 0 आ रहा है, और माइनस आयोटा रखने पर ये भी 0 दे रहा है, अरे भाई यहाँ पर यह शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दो सम्मिश्र संख्याएं ऐसी मिलेगी जो एक तो इस पहले और तीसरे को संतुष्ट करेगी और एक दूसरे और तीसरे को संतुष्ट करेगी। तो मैं आयोटा इसमें रख के संतुष्ट करवा रहा हूं और माइनस आयोटा इसमें रख के संतुष्ट करवा रहा हूं। क्लियर? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। अगला जो सवाल लेने वाला हूं, इसमें देखो n1 और n2 दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए मुझे बताना है कि ये रिजल्ट 1 प्लस आयोटा की पावर n1, 1 प्लस आयोटा क्यूब की पावर n1, आयोटा की पावर n2, आयोटा की 7 की पावर n2 अगर हो तो इनमें से कौन सी कंडीशन राइट होनी चाहिए, देखते हैं। अच्छा, यहां पर देखो 1 प्लस आयोटा की पावर n1, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस आयोटा इसकी पावर n1, क्योंकि आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के। आयोटा की पावर 5, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर n2 और 1 माइनस आयोटा की पावर में n2, ये कंडीशन आ जाएगी। अब आप देखो कि ये कंडीशन क्या कह रही है, ये सारे रिजल्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, और अब मुझे देखना है कि इसका रिजल्ट जो है n1 और n2 पूर्णांक के लिए मुझे बताना है कि, अच्छा देखो मैंने कुछ अधूरा लिख दिया यहाँ पर अधूरा क्या लिख दिया देखो, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। धनात्मक पूर्णांक n1 और n2 के लिए
यह व्यंजक वास्तविक होगा यदि कौन सी कंडीशन सही होगी, ये मुझे बताना था। यानी इस व्यंजक का मान क्या होना चाहिए, अपने वास्तविक होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा देखो, मैं इस संख्या को और इस संख्या को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि z बराबर क्या है, अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि z बराबर क्या है 1 माइनस आयोटा की पावर 10 है, तो बताओ z बार कितना होगा। तो आयोटा का चिन्ह तो बदलना है, क्या फर्क पड़ता है 10 पावर से, आयोटा का चिन्ह तो बदलना है। आप देखो ये 1 प्लस आयोटा है, ये 1 माइनस आयोटा है। तो अगर मैं इस संख्या को z कह देता हूं, पूरी की पूरी पावर सही थी, तो ये दूसरी वाली इसका z बार नहीं होगा क्या। तो ये z1 है तो ये z1 बार है। ऐसे ही इस पूरे को मैं z2 मान सकता हूं ना, तो फिर ये क्या हो गया, z2 का बार हो गया। तो फाइनली आप लोग देखो कि ये युग्म और ये युग्म क्या बना रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि z बराबर है x प्लस आयोटा y, और मैं कहता हूं कि z बार क्या होगा x माइनस आयोटा y होगा, तो बताओ z प्लस z बार क्या होगा 2x होगा। तो 2x होगा ना, तो 2 रियल पार्ट ऑफ z ही तो हुआ, फिर x का मतलब क्या होता है रियल पार्ट, तो ये क्या आ गया 2 रियल पार्ट ऑफ z1 और 2 रियल पार्ट ऑफ z2। तो यहां पर मुझे क्या बताना था कि n1 और n2 का मान क्या लें कि इसका रिजल्ट क्या है, वास्तविक आ गए। तो n1 और n2 का तो कोई रोल रहा ही नहीं यहाँ पर तो हमेशा ही क्या आ रहा है, रियल पार्ट ही आ रहा है। चाहे n1 का मान 10 रखो चाहे 20 रखो, क्योंकि n1 बच ही नहीं रहा। तो यहाँ पर प्रत्येक n1 n2 जो 0 से बड़े होंगे उसके लिए लागू होगा। और एक और तरीका इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि n1 और n2 की वैल्यू भी आप लेट कर सकते हो। और क्या सजेस्ट करूंगा मैं आपको कि n1 की वैल्यू तो आप मान लो 0 और n2 की वैल्यू मान लो आप 1। तो इसमें और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, तो फिर आप 1 और 2 मान लेना, n1 की वैल्यू तो मान लेना 1 और n2 की वैल्यू मान लेना 3, किसी में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा। क्या कह रहा हूं, n1 की वैल्यू तो मान लेना 1 और n2 की वैल्यू मान लेना 3, और फिर इस क्वेश्चन को पूरे को सोल्व कर लेना, आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। क्लियर। तो लेकिन इतना इमेजिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर ज्यादा ही परेशान हो जाओगे। मैं आ जाता हूं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि Z1 और Z2 सम्मिश्र संख्याएं दे रखी है, देखो Z1 और Z2 सम्मिश्र संख्याएं दे रखी है, वह Z1 का संकेत दे रखा है, Z2 का संकेत दे रखा है, और Z1 Z2 क्या है, दोनों का मापांक क्या है 1 है। मैं लेट करूंगा यहां पर, और लेट किस आधार पर करूंगा कि उनका मापांक 1 होना चाहिए, साथ ही साथ रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 बार क्या आना चाहिए, अपने 0 आना चाहिए। तो मैं यहां पर एक बार गलत प्रयास कर रहा हूं, लेट कर लिया मैंने, लेट Z1 बराबर 1 और Z2 बराबर भी मैं मान लेता हूं 1 ही मान लेता हूं। सबसे पहले विचार तो ये है कि 1 ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है, मानना ही है तो इजी मानेंगे ना। क्यों, किस आधार पर माना कि इनका मापांक क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 1 मान रहे हो, 1 को डिफरेंट लिखो तो आयोटा लिख दो, और मैं तो कह रहा हूं कि लिखो ही क्यों, 1 ही रहने दो थोड़ी देर के लिए। क्लियर। तो मैंने यहां पर इसको क्या रहने दिया, 1 ही रहने दिया। फिर विचार करेंगे, दोनों का मापांक क्या रहा, 1 आ रहा ना, लेकिन आप मान रहे हो ना, तो उसमें ये शर्त और साथ ही साथ ये शर्त भी लागू होनी चाहिए। अच्छा Z1 और Z2 बार कितना होगा, तो इस पर बार लेने का कोई मतलब है ही नहीं, दोनों को गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो इसको मैं 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ ना, ये क्या आया Z1 इंटू Z2 बार, ये आएगा ना। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार कितना है, तो 1 है। इसका मतलब सही नहीं माना हमने, क्यों, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो फिर ये विचार कैसे रहेगा, आयोटा देखो दोनों का मापांक कितना है, 1 आ रहा है, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये आएगा 1 इंटू माइनस आयोटा, यानी ये रिजल्ट आ जाएगा अपने माइनस का आयोटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 0 माइनस आयोटा। तो अगर आप इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार लोगे तो 0 आ रहा है। क्लियर। तो बस ये इमेजिन करना ही सबसे इंपॉर्टेंट। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, हमने सम्मिश्र संख्याएं मान ली है। किस आधार पर मानी है, हमने गिवन स्टेटमेंट को संतुष्ट, पूरे क्वेश्चन को संतुष्ट करने वाली सम्मिश्र संख्याएं मान ली, यूं नहीं कि केवल इसके लिए मान लो और इसकी परवाही नहीं कर रहे हो। अब यहां पर देखो Z1 बराबर क्या दे रखा है
Z1 बराबर 1 प्लस 0 आयोटा और Z2 बराबर ये क्या है 0 प्लस में आयोटा। तो बताओ A का मान कितना हो गया 1 हो गया, B का मान कितना हो गया 0 हो गया, C का मान कितना हो गया Z2 बराबर C प्लस आयोटा D है, C का मान 0 हो गया और D का मान कितना हो गया अपने 1 हो गया। तो मुझे W1 और W2 बनानी है, तो W1 बना लेते हैं फटाफट। अतः W1 क्या हो जाएगी A प्लस आयोटा C, A प्लस आयोटा C 1 हो जाएगी। W2 क्या हो जाएगी अपने B प्लस आयोटा D, B प्लस आयोटा D क्या हो जाएगी ये आयोटा हो जाएगी। बस कौन सा स्टेटमेंट सही है, W1 का मापांक 1 आएगा, सही है बात। W2 का मापांक भी 1 आएगा, ये भी बात सही है। W1 और W2 बार इसको गुणा कराने पर भी क्या आएगा देखते हैं, ए ऑप्शन, क्योंकि यहां पर मोड ऑफ W1 बराबर 1 आ रहा है, मोड ऑफ W2 बराबर भी 1 आ रहा है, एंड W1 और W2 बार इसका रिजल्ट कितना आएगा माइनस आयोटा आएगा। और अगर आपको ये कहा जाए कि बताओ रियल पार्ट ऑफ W1 इंटू W2 बार कितना है, तो कहोगे 0। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो ऑल ऑफ दीज। क्लियर? तो समझ में आया होगा। देखो Z1 Z2 मैंने समिश्र संख्याएं मानी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बस सेटिस्फाई करे वो संख्याएं आगे ना, उसके बाद तो फिर ये Z1 जो मानी है वो A प्लस आयोटा B का काम कर रही है, Z2 जो मानी है वो C प्लस आयोटा D का काम कर रही है। तो फिर ये ABCD पूरे हो गए, ABCD के आधार पर फिर से W1 W2 बना लो और जो कह रहा है वो काम कर लो। क्लियर? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, इसके शीर्ष ABC है, ध्यान से देखना यहां पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC सम्मिश्र संख्याएं Z1 Z2 Z3 हो, यानी शीर्ष क्या है Z1 Z2 और Z3 हो, C पर समकोण है, तो सत्य क्या होगा? जुगाड़ लगा रहे हैं, देखो कैसे। ये YX हो गया, एक तो हो जाएगा अपने YX और ये हो जाएगा अपने XX। क्लियर? अब मैं यहां पर 3 सम्मिश्र संख्याएं मानने वाला हूं, और सम्मिश्र संख्याएं मैं किस आधार पर मानूंगा कि वो तीनों सम्मिश्र संख्याएं एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होनी चाहिए और C पर समकोण भी होना चाहिए। क्लियर? C पर समकोण होना चाहिए, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो ये एक बिंदु यहां मान लेता हूं C बिंदु, C पर समकोण बनाना, ये मैंने मान लिया। अब देखो बन ही गया ना समकोण, तो अब आपको 2 डॉट यहां पर और यहां पर लगाने हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि समद्विबाहु भी होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं ना, ये 1 0 और इधर 0 1 कैसे रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अब जो ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाला ट्रायंगल, ये समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। और अगर ये आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन होने जा रहा है अभी तुरंत ही। देखो कैसे, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC सम्मिश्र संख्याएं Z1 Z2 और Z3 से बने हुए हैं, C पर समकोण है, और C पर कौन सी सम्मिश्र संख्या है Z3 है। क्लियर? और A पर कौन सी है, तो ये Z1 है, और ये कौन सी है Z2 है। तो ये Z1 है, ये Z2 है, और ये Z3 आ गई, ये Z2 और ये Z3, 3 सम्मिश्र संख्याएं आ गई। अब मुझे ये बताना कि कौन सा कथन जो है सत्य होगा। मैंने इस क्वेश्चन में पूरा जोर किस पर लगाया है कि वो सम्मिश्र संख्याएं क्या मानूं कि समकोण C पर समकोण बने और Z1 और Z2 इस प्रकार हो कि वो समद्विबाहु भी हो। तो पहले तो मैंने समकोण सेट करवाया, तो मुझे पता चला कि सबसे आसान समकोण तो शीर्ष पर बनता है, मूल बिंदु पर बनता है, तो C को तो मैंने मूल बिंदु पर ले लिया। फिर मैं Z1 और Z2, यानी ये जो A है, इस बिंदु को A और इस बिंदु को B कहा जा रहा है, ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु। तो Z1 Z3 को तो मैंने कहां पर ले लिया, मूल बिंदु पर। फिर A और B शीर्ष पर Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि वो C के साथ मिलकर समद्विबाहु त्रिभुज बनाए। तो मैंने ये वाली दूरी A ली है, तो ये वाली 1 रखी है, तो ये भी 1 ही रखी है, तो समद्विबाहु हो गया ना। अब आप देखिए कि जो हमने माना है उसने काम कर दिया पूरा ही। कैसे?
Z1 बराबर क्या हो गया अपने, ये Z1 है ना, तो ये 0 प्लस आयोटा हो गई, और जिसको मैं 0,1 कह ही रहा हूँ। Z2 बराबर क्या हो जाएगी, Z2 बराबर हो जाएगी 1 प्लस 0, और जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ 1 0 लिख रहा हूँ। Z3 बराबर क्या हो जाएगी 0 प्लस 0, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 0। अब आप दूरी निकाल लीजिए, Z1 Z2 के बीच की दूरी निकालोगे ना, तो अच्छा दूरी थोड़ी निकालनी है, हमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य होगा। तो अब आप देखिए कि Z1 माइनस Z2 पहले वाले स्टेटमेंट में रख के देख लो, ऑप्शन की हम जांच कर रहे हैं, ये तो कंडीशन हो गई। अब ऑप्शन की आप जांच कर लो, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 कितना आएगा, ये आएगा आयोटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 2 Z1 माइनस Z3, Z1 माइनस में Z3, तो ये आ जाएगा आयोटा, और Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 यानी माइनस का 1। क्या ये कंडीशन बराबर आ रही है? बिल्कुल ये कंडीशन बराबर आ रही है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो -2 आयोटा आएगा, और ये भी क्या आ रहा है -2 आयोटा आ रहा है, तो ये ए ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है। एक बार मैं वापस समझाना चाहूंगा, बिल्कुल ध्यान से। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B और C सम्मिश्र संख्याएं Z1, Z2 और Z3 से बने हैं। क्लियर? C पर समकोण है, तो सत्य कथन कौन सा होगा? तो मेरी समस्या यहाँ पर सबसे पहले ये थी कि Z1, Z2 और Z3 क्या माने जाए। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं और C पर समकोण है, तो पहले तो मैंने समकोण लिया C पर, और वो समकोण मैंने मूल बिंदु पर लिया। अब यहाँ पर AB बिंदु बचे हैं, तो मुझे पता है कि भाई समद्विबाहु भी मानना है समकोण के साथ, तो मैंने B बिंदु को जितनी दूरी पर लिया उतनी दूरी पर A बिंदु को ले लिया। फिर मैंने इन बिंदुओं से बनने वाली सम्मिश्र संख्याएं ले ली, और फिर मैंने चेक किया कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो जब मैंने ए को चेक किया ना, ए ऑप्शन से, ए ऑप्शन को जब चेक किया तो पता चला कि ए ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ए ऑप्शन में ये कंडीशन बराबर आ रही है, ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप में वो डेवलप करना चाहता हूं, मैं वो अप्रोच डेवलप करना चाहता हूं। क्लियर? तो आप लोग इन जिन क्वेश्चन को इस बुक में देखकर डर रहे होंगे, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इतना छोटा कर पा रहा हूं, तो उसके लिए आपको भी उतना ही अवेयर होना पड़ेगा, उतना ही आप लोगों को अपने आप को अप करना होगा। इसीलिए मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं। और यूट्यूब में तो ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी अपने फीचर है कि आप मेरी आवाज और भी धीरे कर सकते हैं, कि सर थोड़ा धीरे बोलो ना, ये लो धीरे बोल के आधी आवाज कर दो मेरी, है ना, तो ज्यादा भी भाग सकते हो। x दे रखा है, y दे रखा है, z दे रखा है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मुझे निकालना है। मैं क्या करने वाला हूँ, ए बी लेट कर लेता हूँ, और ए बी ऐसे लेट करूंगा कि ऑप्शन कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे। तो a बराबर 1 और b बराबर 1 मानने पर कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूँ, लेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जो -1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 नहीं होता है क्या, तो फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 रखूंगा मैं। जेड क्या हो जाएगा, जेड भी हो जाएगा अपने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी -1 हो जाएगा। क्लियर? तो फिर अब निकाल लो ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अतः एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये कितना आ जाएगा 8 -1 -1, क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन 6 आंसर दे रहा है, ए बराबर 1 और बी बराबर 1 रख दो, तो सी ऑप्शन इसका आंसर दे रहा है। सारे क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डिफरेंट वे में समझाने का आपको प्रयास किया है, आप इसको बिल्कुल डीपली समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो फर्दर क्वेश्चन है अनसोल्ड, उनमें जब हम फिर से अप्लाई करें तो आप थोड़ा ही विचुअल हो जाओ। क्लियर? एक क्वेश्चन में हो सकता है कि उस टाइप का जब पहली बार क्वेश्चन हम फेस करते हैं ना, तो आपका जो दिमाग है उसको थोड़ा धीरे एक्सेप्ट करेगा वो, लेकिन कुछ क्वेश्चन और आने दो, जब और क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर हम समझेंगे कि हाँ यार ये तो पहले किया था, अब हम भी कर पाएंगे इसको। क्लियर? यहां पर बी राइट ऑप्शन होगा, ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक होगी, उसको सुधार लेना। 29 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0 है, तो मुझे इसका रिजल्ट निकालना है। क्लियर?
कैसे निकालूंगा? देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो इकाई के घनमूल है, साथ ही साथ a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेट कर लो, जो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करे ना, ऐसे ABC लेट कर लो। तो क्या लेट करूं? लेट a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2। देखो ना 1 + 1 - 2 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसका रिजल्ट निकाल लो फटाफटी, तो पता चलेगा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, इसका होल क्यूब, और 1 + ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, ये इसका भी होल क्यूब, यहां पर भी क्यूब है। क्लियर? तो इसका रिजल्ट हम निकाल लेते हैं, क्या आएगा? 1 + ओमेगा की जगह तो मैं क्या रखूंगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर यहां से, और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा रखूंगा ना, तो माइनस का 2 ओमेगा और इसका क्यूब, तो ये आ गया माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर, इसका होल क्यूब, और माइनस का 3 ओमेगा इसका भी होल क्यूब। तो यह आ जाएगा माइनस का 27 ओमेगा की पावर 6, और माइनस में फिर से 27 ओमेगा का क्यूब, तो ओमेगा क्यूब ये बन जाएगा माइनस का 27, ये भी माइनस का 27, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 54। अब देखो ABC का मान ऑप्शन में रख दो, कौन सा ऑप्शन -54 आंसर दे रहा है? ये वाला दे रहा है। क्लियर? आगे बढ़ता हूं यहां पर 30 वाले क्वेश्चन में। इस बार 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डैश 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 ओमेगा की पावर n-1, ये किसके मूल है? तो ये मूल है अपने इकाई के nवें मूल है। इकाई के क्या है? nवें मूल है। तो मुझे इसका रिजल्ट निकालना है। तो यहां पर एक काम करता हूं ना, मुझे यहां पर यूं लगता है कि n बराबर मान लेना चाहिए, और n बराबर मैं जानबूझ के क्या मानूंगा? 3। क्यों? 3 अपने लिए स्पेशल कंडीशन है, इकाई के घनमूल। तो अच्छा, 3 मानने के पीछे और भी वजह है, मैं एक कॉमन सेंस ही ले रहा हूं कि भाई n बराबर क्या मानेगी, ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आए, तो n बराबर 3 में मान लेता हूं, क्योंकि 1 में तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा इनमें। n बराबर 2 में क्वेश्चन पूरा हो नहीं पाएगा, n बराबर 3 मान लो। n बराबर क्या मान लेता हूं मैं? 3 मान लेता हूं। लेट n = मैं क्या मान लेता हूं? 3 मान लेता हूं। n बराबर 3 मानने से कितने गुणनखंड होंगे? आप अंतिम पद में n की जगह रखो 3, अंतिम पद में क्या रखोगे? n की जगह क्या रखोगे? 3। तो अंतिम पद में n की जगह 3 रखोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर पर रुक रहा है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर तक के गुणनखंड आपको लेने हैं। तो ये आ जाएगा 1 - ओमेगा एंड 1 - ओमेगा स्क्वायर, बस इसको गुणा करवा लो ना, तो 1 - ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा और प्लस का ओमेगा क्यूब, तो 1 + 1 - ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा, कैसे? ओमेगा क्यूब क्या हो गया अपने? 1 हो गया, या फिर यूं लिख दो 1 माइनस में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस का 1 हो गया, तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं -1 रख सकता हूँ, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। n बराबर अपने क्या आ गया? 3 आ गया। अब ऑप्शन में भी रखो n की जगह 3, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? अपने सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 31 वाला क्वेश्चन देखिए आप। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इस तरीके से पूछा तो गया, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेशन है भी कि नहीं है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे? देखो, एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है z, और मुझे z की पावर 101 और आयोटा की पावर 103 और उसकी पावर में 105, इसका सॉल्यूशन निकालना। पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेता हूं, फिर मैं इसको मिटाकर इसको सोल्व करूंगा, क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। अल्फा बीटा गामा क्या है? नेगेटिव वास्तविक संख्या के घनमूल है, तो इसका रिजल्ट हमें निकालना है। माना मैं क्या करूंगा? अल्फा बीटा गामा क्या है? नेगेटिव वास्तविक संख्या के घनमूल है। माना वो नेगेटिव वास्तविक संख्या -1 है, माना संख्या -1 है, अतः घनमूल क्या हो जाएंगे इसके? एक के घनमूल क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इसके घनमूल क्या हो जाएंगे? -1 - ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई? अल्फा बीटा और गामा की। अभी वैल्यू इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा अभी फटाफट। तो अल्फा की जगह तो आप रख दो -1, तो माइनस का x, बीटा की जगह माइनस का ओमेगा y, माइनस ओमेगा स्क्वायर z अपॉन में
अल्फा बीटा की जगह क्या रखोगे माइनस का ओमेगा एक्स, और वाई गामा, तो गामा की जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर गामा, और फिर यहाँ पर अल्फा की जगह क्या रखोगे -1, तो माइनस का क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। अब इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकालोगे, तो यहाँ से देखो एक काम करता हूँ ना, मैं पूरे में से ही माइनस का ओमेगा कॉमन निकाल लेता हूँ या केवल ओमेगा कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जैसे आप माइनस का ओमेगा कॉमन निकालोगे या -1 अगर ऊपर से कॉमन निकालते हो तो x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, और नीचे से अगर मैं माइनस का ओमेगा कॉमन निकालता हूँ तो यह आएगा x प्लस ओमेगा वाई प्लस जेड अपॉन ओमेगा, जेड अपॉन ओमेगा आएगा। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, जेड अपॉन ओमेगा जो है ना, अगर मैं इसको ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ऊपर तो आ जाएगा जेड ओमेगा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब तो बन गया 1, यानी जेड अपॉन ओमेगा ही जेड ओमेगा स्क्वायर है। क्लियर? तो जेड ओमेगा स्क्वायर ही है, तो फिर ये तो कट गया, और कट गया तो आपके आंसर आ जाता है 1 अपॉन में ओमेगा। तो 1 अपॉन ओमेगा तो दे ही नहीं रखा, तो नहीं दे रखा तो बनाओ ना इसको। मैं इस 1 अपॉन ओमेगा जो आंसर आया है, 1 अपॉन ओमेगा जो आंसर आया है, इसको किससे गुणा करवा देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे इसको गुणा करवाते हैं तो आपके आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, जो ऑप्शन दे रखा है बी। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ 31 वाला, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर मैं 31 वाला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ, और यदि z बराबर एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है तो इसका रिजल्ट मुझे निकालना है। सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि दो सम्मिश्र संख्याएं ऐसी देखी होगी आपने, -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन में 2। एक तो ऐसी होती है, एक -1 माइनस आयोटा √3/2, ऐसी सम्मिश्र संख्या होती है। तो जेड वास्तव में ऐसी तो नहीं है, लेकिन ऐसी बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है, देखिए आप, यहां पर मैं जेड को ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का रूप देना चाहता हूं, तो बाकी तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये तो पता चल ही रहा है ना कि यहां पर √3 प्लस क्या होना चाहिए, आयोटा होना चाहिए। यहां पर मैं क्या करता हूं, अगर आयोटा कॉमन ले लेता हूं, तो आयोटा अगर कॉमन लेते हैं ना तो +1 ही रहेगा, जबकि मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो ये -1 कैसे जनरेट होगा, आपके पास जो जेड है ना, इसको आप आयोटा से गुणा करवा दो, तो आयोटा से गुणा कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा √3 माइनस का 1 अपॉन में 2। तो ये देखो ना, ये वाला बन रहा ना -1 प्लस आयोटा √3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो इससे हमें क्या फायदा मिलेगा स्टूडेंट, देखिए जेड की पावर 101 चाहिए, तो जेड की पावर 101 चाहिए ना, तो मैं इसको ओमेगा में भी तो बदल सकता हूँ, ये ओमेगा में बदल ही रहा ना बहुत आसानी से। तो जेड बराबर क्या हो गया, ओमेगा अपॉन में आयोटा, तो ओमेगा अपॉन आयोटा ये क्या बन जाएगा, ओमेगा अपॉन आयोटा, और जेड बराबर क्या हो गया, माइनस का आयोटा ओमेगा। क्लियर? ये जेड बराबर आ गया। अब जो रिजल्ट हमें निकालना है, जेड की पावर 101, आयोटा की पावर 103, इसकी पावर में 105। क्लियर? तो जेड की पावर तो क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा ओमेगा, इसकी पावर में 101, और प्लस में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 103, तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, 103 को तोड़कर मैं आयोटा स्क्वायर की पावर 51 इंटू आयोटा, और इसकी होल पावर में 105 लिख सकता हूँ ना। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आयोटा की पावर 101, ओमेगा की पावर 101, और माइनस का आयोटा। कैसे आ गया माइनस का आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसलिए। अब फिर से इसको तोड़ेंगे ना, तो आयोटा की पावर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस में आयोटा की पावर, माइनस का चिन्ह तो इधर है ही, आयोटा स्क्वायर की पावर में 50 और आयोटा, और आयोटा की पावर 101 को क्या लिख सकता हूँ, आयोटा क्यूब की पावर 33 और आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का आयोटा, इसकी पावर में 105। अब देखिए ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, लेकिन सम संख्या में पावर है ना, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 50 तो हो गया +1, तो ये माइनस का आयोटा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और माइनस के आयोटा, और इसकी पावर में 105।
5। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं माइनस का आयोटा, अगर मैं माइनस आयोटा कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा इसकी पावर में 105 और इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 105। अब यहाँ पर देखो माइनस आयोटा ना, मैं इसको -1 को अलग कर देता हूँ और आयोटा की पावर 105 है ना, तो आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 52 अलग और आयोटा अलग, तो ये हो गई ना। देखो 104 तो ये और एक इसके पास। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा इसकी पावर में 105, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये तो बन जाएगा 1, तो टोटल रिजल्ट आपके पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा, माइनस का तो आयोटा और माइनस का ओमेगा इसकी पावर में 105। तो माइनस पर विषम संख्या में पावर होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो गया प्लस का आयोटा, और ओमेगा की पावर 105 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर में 33, ओमेगा क्यूब की पावर में 33 और ओमेगा स्क्वायर अलग से। तो ये रिजल्ट आपके क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर में 99 1 है 34 लिख दो, तो कितना हो जाएगा अपने 99। अच्छा पूरा पूरा ही जा रहा है, तो पूरा पूरा ही जा रहा है भाई, 3 3 9 3 5 15 ओमेगा क्यूब की पावर में ये आ जाएगा अपने 34 और एक ओमेगा क्यूब को जानबूझ के बाहर लिख दो। क्लियर, बाहर क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। ये तो 1 बन जाएगा और माइनस में आयोटा ओमेगा क्यूब आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये ओमेगा क्यूब वास्तव में क्या है, 1 ही तो है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का आयोटा ओमेगा का होल क्यूब, माइनस के आयोटा ओमेगा का क्या हो गया, ये होल क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब फिर से 1 बन जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि माइनस के आयोटा ओमेगा किसके बराबर था, जेड के बराबर। तो ये अब किसके बराबर हो गया, अपने जेड क्यूब के बराबर। क्लियर, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसका एक और मेथड है, हालांकि जो हमने फॉर्मूला भी लिख रखा था, आप इसको द माइवर प्रमेय से करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बेटर आंसर हमें मिलेगा। क्लियर, तो एक मेथड में आप लोगों को कह के छोड़ देता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब इसके सोल्ड एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं वो भी हम कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन। स्टार्ट करते हैं वापस 34 वाले क्वेश्चन से जहां हमने छोड़ा था। देखो कुछ नए फॉर्मूले भी और आ रहे हैं और कुछ फॉर्मूले जो मैंने लिखाए नहीं थे ना, उनको आप लोग लिखोगे अब। क्लियर, और यहाँ पर लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं वो कंप्लीटली आईआईटी के क्वेश्चन है और आईआईटी के सारे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। उसमें ऐसा है कि अगर मान लो बहुत ही ज्यादा लेंथी है और हम उसकी अप्रोच तक बहुत शॉर्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर शॉर्ट में पहुंच पाना कुछ किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ निकालना संभव है ना, तब तो उस क्वेश्चन को कर लेना चाहिए। अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा आप लोगों को कि वो उन क्वेश्चन को भी करो, क्योंकि जबरदस्ती अपने आप को पजल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वास्तविकता से रूबरू करवा रहा हूं मैं आपको। क्लियर, अब देखो यहां पर W और Z दोनों का मापांक क्या है, बराबर है। दोनों का आर्ग्यूमेंट यानी कोणांक कितना होना चाहिए, पाई होना चाहिए। तो Z संख्या जो है वो किसके बराबर होगी, ये मुझे बताना है। इस क्वेश्चन को मैं करने वाला हूं लेट करके। कैसे, देखो एक सम्मिश्र संख्या है, कौन कौन सी, 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, एक तो Z है और एक W है। दोनों के मापांक क्या है, बराबर है। ये दोनों x हो गए अपने। क्या कह रहा है कि दोनों के मापांक बराबर है, साथ ही साथ दोनों के आर्ग्यूमेंट भी क्या होने चाहिए, बराबर। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, Z व W दो अशून्य संख्याएं, दो अशून्य संख्याएं ऐसी है कि Z और W का मापांक बराबर है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W बराबर पाई है। तो Z क्या होगा, देखो यहां पर मैं एक सम्मिश्र संख्या मान लेता हूं ना, माना कि Z यहां पर है, मैंने Z को क्या मान लिया, Z को मान लिया मैंने 1 प्लस आयोटा। Z बराबर मैंने मान लिया 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा वाली जो सम्मिश्र संख्या है इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, तो π/4 है, 45 डिग्री दिख ही रहा है, 1 1 है इसलिए। अब इसका मापांक कितना है, 2 है। ध्यान से देखना, मैं Z तो फटाफट ही मान ली मैंने। अब W मानने के लिए मुझे विचार करना पड़ेगा। क्या विचार करना पड़ेगा कि Z का मापांक कितना है, √2, तो W का मापांक भी कितना होना चाहिए, √2 ही होना चाहिए। साथ ही साथ
जेड के कोणांक को और डब्ल्यू के कोणांक को जोड़ने पर पाई आना चाहिए। जेड का कोणांक कितना आ गया? 45 आ गया। अब इसमें कितना जोड़ोगे कि 180 आ जाएगा, तो 135, यानी अब मुझे √2 मापांक वाली संख्या लेनी जिसका कोणांक क्या हो? 135। ये कैसे रहेगी? ये वाली, इस जगह W बराबर मैं मान लेता हूं -1 और प्लस का आयोटा। देख लो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। कैसे कर रही है? तो ये तो है 45 डिग्री का कोण और ये है 3π/4। तो देखो ना, दोनों का योगफल कितना रहा है? 180 आ रहा है। बस हो गया काम। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आंसर देना है। तो आप देखिए ना कि जेड बराबर हमने क्या लेट किया? लेट जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा और W इक्वल्स टू -1 और प्लस का आयोटा। क्यों? क्योंकि दोनों का मापांक बराबर ध्यान में रखा मैंने, दोनों के कोणांकों का योग भी कितना रखा है? पाई रखा है। अब देख लो कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही होगा। तो क्या आप बताओ, देखिए जेड W के बराबर है क्या? अरे भाई जेड और W बराबर दिख रही क्या? नहीं है। तो अगर मैं W को माइनस से गुणा कर दूं, मान लो माइनस से गुणा कर दूं, तो क्या जेड आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जेड तो 1 प्लस आयोटा है और W को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 1 तो प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का आयोटा जाएगा, तो बराबर कहाँ आया? नहीं आया। तो ये भी सही नहीं है। W बार के बराबर है क्या? तो देख लो, देखिए जेड तो अपने 1 प्लस आयोटा है और इस पर अगर कॉन्जुगेट लेते हो तो माइनस का 1 माइनस का आयोटा हो जाएगा, ये भी नहीं बेटेगा। तो कौन बेटेगा फिर? डी ऑप्शन को देखो, देखिए जेड तो ये है 1 प्लस आयोटा और माइनस का W बार ये हो जाएगा -1 माइनस का आयोटा, बिल्कुल बैठ जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? जेड बराबर -W बार, इससे ये संतुष्ट होती है, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं 35 वाले क्वेश्चन पर, और 35 वाले क्वेश्चन में आप लोगों को एक नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। और वो फॉर्मूला देखो, लेट करने का जो काम है ना वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई बार अगर लेट करने में टाइम लगता है तो ऐसा भी लेट करने में क्या फायदा? अगर मान लो हमें लगता है कि लेट करने में समय लगता है तो फिर लेट नहीं करना चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन में लेट करने से काम चल जाता है। आप भी धीरे धीरे उस, भाई गलतियां तो होगी, लेट करने में आप थोड़ी शुरुआत में कुछ गलतियां कर बैठोगे तो फिर मेरे आगे थोड़े थोड़े चलो। आप अगर मेरे से आगे चलोगे और फिर देखोगे कि यार मैंने जो लेट किया वो नहीं बैठ पाया, तो वास्तव में लेट करने का जो तरीका था वो कहीं गलत तो मैंने काम में नहीं ले लिया। क्लियर? बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन की प्रॉपर्टी यानी क्वेश्चन में जो कहा गया ना उसको ध्यान में रखते हुए अगर लेट कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जेड बार प्लस आयोटा W बार बराबर क्या हो? 0 हो, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और W ये क्या है? पाई है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा? अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ना लेट करने पर टाइम खर्च करेगा। लेट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको, लेकिन लेट करने में टाइम खर्च करेगा, तो फिर है जैसे ही कर लेते हैं। क्लियर? तो देखो जेड बार बराबर हमें क्या दे रखा है? W बार दे रखा है। जेड बार प्लस आयोटा W बार बराबर 0। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, जेड बार बराबर माइनस का आयोटा ओमेगा बार W बार। अब इसका मैं ले लेता हूं एक बार और कॉन्जुगेट। अगर मैं इसका एक बार और कॉन्जुगेट लेता हूं ना तो जेड बार का बार, या फिर यूं कहो कि जेड बार का बार ये आ जाएगा माइनस का आयोटा ओमेगा बार, इस पूरे पर बार आ जाएगा। तो किसी का भी अगर डबल बार लेते हैं तो जेड आ जाता है, और माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा, और ओमेगा पर भी हट जाएगा। यानी गिवन स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर? इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? हमें यह फायदा मिलेगा कि मैं अगर आपको ये कहूं, मैं आपको ये कहूं कि जेड के और W के कोणांक में कितने का फर्क है, तो एक संख्या लिख रहा हूं मैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि जेड बराबर 1 है और W जो है W बराबर 1 है और जेड बराबर क्या है? आयोटा W है, तो जेड क्या हो जाएगी? जेड हो जाएगी W को 1 से आयोटा से मल्टीप्लाई कराओगे तो आयोटा हो जाएगी। अगर मैं पूछूं कि इसका कोणांक कितना है? 0 है। इसका कोणांक कितना है? π/2। दोनों में अंतर कितने का है? π/2 का है। क्यों हुआ? क्योंकि आयोटा से गुणा करवा रहे हैं। अगर माइनस आयोटा से गुणा करते हैं तो फिर माइनस π/2 का अंतर आ जाता। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो संख्या है ना, ये जो समीकरण एक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W और प्लस में π/2। कैसे लिखा देखो,
आर्ग्यूमेंट के फॉर्मूले वैसे ही काम करते हैं जैसे कि लोग के फॉर्मूले काम करते हैं। दो मैंने ये कैसे लिखा, दोनों तरफ मैंने लोग लिया, लोग जेड बराबर में, वास्तव में लोग नहीं ले रहा हूं लेकिन लोग लिया ऐसा मानो आप, लोग आयोटा और प्लस में लोग डब्ल्यू। क्लियर? लोग के फॉर्मूले और आर्ग्यूमेंट के फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। क्लियर? आप दिमाग में लोग को रखोगे ना तो आर्ग्यूमेंट बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब लोग आयोटा कितना होगा, लोग आयोटा का रिजल्ट होगा अपने π/2। कैसे होगा, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, लोग x प्लस आयोटा y बराबर क्या होता है 1/2 लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में आयोटा टेन इनवर्स y अपॉन में x। तो यहां पर x की जगह तो 0 है, देखो ना ये x की जगह तो 0 है और y की जगह क्या है 1 है, तो x की जगह 0 और y की जगह 1 रखोगे तो ये तो हो जाएगा 0, x की जगह 0 और y की जगह 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा अपने π/2। तो कोणांक ओनली कितना आ जाएगा अपने π/2 आ जाएगा। क्लियर? तो कोणांक से हमें मतलब था कि कोणांक हम किस तरीके से निकाल पाते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर लोग के जैसे फॉर्मूले काम करते हैं आर्ग्यूमेंट के, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि जेड के और डब्ल्यू के कोणांक में कितने का अंतर रहेगा, π/2 का रहेगा। अब मैं देखो एक इक्वेशन तो इसको दे देता हूं कि आर्ग्यूमेंट, ये समीकरण 1 और क्या दे रखा है, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डब्ल्यू इक्वल्स टू पाई दे रखा है। तो लोग जैसे ही तो काम करते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। क्लियर? तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ w बराबर क्या आ गया, पाई आ गया। देखो ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू पाई माइनस log अरबी आर्ग्यूमेंट w। ये समीकरण 2। मुझे क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। तो कर लो ना फर्स्ट प्लस सेकंड, तो क्या आ जाएगा 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल में ये दोनों तो कट जाएंगे, इधर आ जाएगा 3π/2। तो बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। क्लियर? तो इसके मूल निकालने हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 का क्यूब इक्वल में माइनस का 8। अब क्यूब रूट अगर लेते हो तो x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 8 इसकी पावर 1/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -1 का क्यूब रूट और 8 की पावर 1/3 लिख ही सकते हैं इसको। तो आप देखिए ये x माइनस 1 ये तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 2 और -1 का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। सो x की वैल्यू आ जाएगी अपने 1 माइनस 2 ओमेगा एंड 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों मिलकर तो -1 हो जाएंगे, 1 माइनस 2 तो, और बाकी दूसरा और तीसरा आपके सामने दिख ही रहा है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, इसमें लेट करने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि इसमें मुझे जेड के मानों का समुच्चय चाहिए। क्वेश्चन क्या वास्तव में कि w इक्वल्स टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, w इक्वल्स टू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। बीटा का मान 0 नहीं है, यानी अगर आप लेट करने के बारे में विचार कर रहे हो ना तो बीटा 0 मत लेना, इसने पहले ही कह दिया। और जेड का मान 1 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जेड बराबर 1 इसको परेशान करेगा, अनंत बना देगा। तो w बराबर दे रखा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, जेड का मान 1 नहीं ले सकते हो, और इस संख्या का रिजल्ट जो है शुद्ध रियल है, प्योर रियल है। तो जेड के सभी मान जो ये है कॉन्सेप्ट, ये समीकरण ग्रहण कर सकती है, उनका समुच्चय क्या होगा ये मुझे बताना है। तो देखो कैसे चलेगा, मैं कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट कर देता हूं। कैसे देखो ये कह रहा है कि इस समुच्चय में वे सभी संख्याएं शामिल है जिनका मापांक 1 आ सकता है। तो बताओ 1 का भी तो मापांक 1 आता है, एक तो रख ही नहीं सकते हो। क्लियर? जबकि ये तो कह रहा है कि कोई बात नहीं रख देना, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, और ऐसे कैसे सी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि 1 और 1 बार भी ये ग्रहण कर रहा है, 1 और 1 बार बराबर ही होगा, तो ए और सी तो नहीं होगा। क्लियर? अब यहां पर देखो बी और डी में भी विचार कर लो, ये कह रहा है कि जेड का मोड ऑफ जेड जो है, मोड ऑफ जेड है कि सिंपल जेड है, मैं देख लेता हूं 36 थोड़ी है, तो आगे बढ़ गए ना, 37 वाला क्वेश्चन है। 30 कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, बी ऑप्शन की बात कर रहा हूं।
जेड इज नॉट इक्वल्स टू 1, मैंने गलत लिखा, जेड इज नॉट इक्वल्स टू 1, प्लस माइनस लगा दिया मैंने, ऑप्शन गलत लिखा है मैंने, जेड इज नॉट, मोड ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू 1 लिखा है। क्लियर? और क्या करेक्शन था? 30, हाँ क्वेश्चन नंबर गलत लगा दिया, 37 वाला। फिर से देख लेता हूं इसका ऑप्शन, जेड इज नॉट इक्वल्स टू 1 लिखा है कि जेड का रिजल्ट जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो बी और सी को तो मैं ऐसे ही कैंसिल कर चुका हूं। ये कह रहा है कि जेड का मान 1 नहीं हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, और ये क्या कह रहा है कि जेड का मान 1 नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जो संख्याएं लोगे ना वो जेड बराबर 1 मापांक वाली होगी तभी काम चलेगा। तो इसके बारे में हमें डिसीजन लेना है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरा कैसे करूंगा, देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि एक संख्या है जेड बराबर 1 प्लस आयोटा, तो जेड बार अगर लेते हो ना तो क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा आएगा। क्लियर? अच्छा एक संख्या है 1 और मैं ये कह रहा हूं कि जेड बार लो, 1 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब शुद्ध काल्पनिक शुद्ध वास्तविक संख्या होती है तो शुद्ध वास्तविक संख्या का बार भी क्या आता है, उतना ही आता है। तो आप ये देखो ना कि क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है शुद्ध रियल है, अतः क्या होगा, w माइनस डब्ल्यू बार जेड अपॉन में 1 माइनस जेड, इस पूरे पर जो बार है वो अगेन वापस इसी के बराबर होगा। किसके बराबर? w माइनस डब्ल्यू बार जेड अपॉन में 1 माइनस जेड के बराबर होगा। क्लियर? अब यहां पर अगर बार हटेगा ना तो w पर बार आ जाएगा, जिस पर डबल बार आएगा वो बार हट जाएगा, अपॉन में 1 पर भी बार आएगा, लेकिन 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वास्तविक संख्या है। क्लियर? और इधर है w माइनस डब्ल्यू बार जेड अपॉन में 1 माइनस जेड। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो w बार माइनस डब्ल्यू जेड बार और माइनस का w बार जेड और प्लस का w जेड इंटू जेड बार, और w माइनस डब्ल्यू बार जेड और माइनस का w जेड बार और प्लस का w बार और जेड इंटू जेड बार। देख लो कोई संख्या कट ही रही हो तो एक तो ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा और बाकी कोई भी नहीं कट रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसको तो इधर ले आता हूं, w बार माइनस का w एक तरफ ले लो और w बार जेड बार राइट साइड में है, एक इधर से चले जाएगा तो जब w और जेड बार आ जाएगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि सममिति के आधार पर एक जगह आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। तो देखो ना यहाँ से जेड बार कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, w बार माइनस में 1, इधर ऑलरेडी w बार माइनस में w है, सॉरी w बार माइनस में w है, तो देखो ये कट जाएगा और ये कंडीशन आ जाएगी जेड बार बराबर में 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी मोड ऑफ जेड बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट मीन्स हमें ये तो शुरुआत में ही क्वेश्चन को देखकर पता लगाना चाहिए कि भाई जेड का मान 1 तो नहीं हो सकता है, तो जेड का मान 1 तो नहीं था वास्तव में, और मोड ऑफ जेड क्या आ गया अपने 1 आ गया। तो आप ए वाले ऑप्शन को टिक मत कर देना कि हाँ सर देखो ना मोड ऑफ जेड तो 1 आ गया, इसका मतलब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं काम कर रही है, आप केवल सॉल्यूशन पर ही विश्वास करो। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन जेड बराबर 1 ग्रहण कर लेगा क्या, नहीं करेगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, फोर्थ होगा। क्लियर? अगला सवाल क्या है, मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अच्छा देखो ये जेड बार बराबर 1 कैसे लिखा मैंने, अरे भाई जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार बराबर क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो फिर दोनों को गुणा करो तो क्या आएगा, तो दोनों को गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। क्या ये मोड ऑफ जेड का स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल है, तो लिख दिया ना, देखो ऐसे तो क्या मैंने, ये कह रहा है कि यदि मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 है लेकिन जेड का मान प्लस माइनस 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको परेशान करेगा, जेड बराबर 1 रखने पर अनंत आएगा, जेड बराबर माइनस 1 रखने पर भी अनंत आएगा। क्लियर? मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 है और जेड का मान प्लस माइनस 1 नहीं है, तो जेड अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसके सभी मान कहां पर स्थित होंगे ये मुझे बताना है। तो देखते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हैं कहां पर स्थित होंगे। एक तरीका तो ये है कि आप है ना एक एक ऑप्शन को सेटिस्फाई करो, एक एक ऑप्शन को भी सेटिस्फाई करवा सकते हो, और ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाने में अगर टाइम लगता है तो फिर एक काम करते हैं ना, इसी को सोल्व कर लेते हैं। मुझे इसका मान निकालना है जेड अपॉन में 1 माइनस जेड स्क्वायर का,
इसके बराबर में कुछ दे भी नहीं रखा है कि शुद्ध रियल कहता तो मैं कम से कम इसका होल बार लगाकर ये लिख देता, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कर रखा है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो ये क्या दे रखा है, सिंस मोड ऑफ जेड बराबर क्या दे रखा है 1, तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर भी 1 ही होगा, मोड ऑफ जेड स्क्वायर भी बराबर 1 होगा ना, तो जेड इंटू जेड बार बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, क्लियर। तो मैं यहां पर इस 1 की जगह जेड जेड बार लिख सकता हूं ना। आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि सर जेड स्क्वायर की जगह 1 रख दो, अरे भाई ये तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर 1 है, ये क्या है जेड स्क्वायर, तो यहां पर हम 1 नहीं रखेंगे। मैं क्या करूंगा यहाँ पर भाई इस 1 की जगह क्या रख देता हूँ जेड इंटू जेड बार, और माइनस का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। इससे मैं क्या फायदा मिला, जेड कॉमन आके क्या होगा कट जाएगा, तो जैसे ही इसको काटोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा जेड बार और माइनस का जेड आ जाएगा। अगर जेड ये है और अगर जेड बार ये है तो जेड बार में से जेड जाएगा ना, तो x माइनस आयोटा वाई एंड माइनस का x प्लस आयोटा वाई क्या बचेगा, माइनस का 2 आयोटा वाई बचेगा, यही तो बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 2 आयोटा वाई आ जाएगा, तो 2 आयोटा वाई ऊपर चला जाएगा, तो ये कुल मिला के 1 अपॉन में आयोटा और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 वाई आ जाएगा, यही तो आएगा रिजल्ट। तो माइनस का आयोटा ऊपर जाएगा तो प्लस का आयोटा बन जाएगा। आपको ये जो रिजल्ट है ना, इसको सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ये किस एक्स पर दिखाई देता है, y का मान ही तो रखोगे आप, y का मान क्या रख सकते हो 1 2 3 4 5 10 15 20 -1 -2 कुछ भी रख दो, क्लियर। आएगा तो काल्पनिक ही, प्योर इमेजिनरी आएगा, क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई होना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर y का मान आयोटा रख दो, अरे भाई z बराबर x प्लस आयोटा y है, z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो x और y के मान तो वास्तविक ही रखे जाते हैं ना, y काल्पनिक भाग होता है लेकिन y आयोटा से गुणा होता है, क्लियर। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर y का मान भी आयोटा ले लो, y का मान आयोटा ले सकते हैं क्या, तो फिर इसके बारे में क्या विचार है, ये कहां पर होना चाहिए, ये संख्या मुझे शुद्ध रूप से y एक्स पर दिख रही है, कहां पर दिख रही है y एक्स पर, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर क्या आ जाएगा, जो y एक्स पर है, क्लियर। अब मैं आगे आ जाता हूं, इसका लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसके बाद के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि उन क्वेश्चन को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। 40वां क्वेश्चन, यदि z बराबर x प्लस आयोटा y में x व y पूर्णांक है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष जो है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अच्छा, कई बार कार्तीय समीकरण होती है ना, तब तो हम निकाल लेते हैं कि कार्तीय समीकरण ही तो है, लेकिन ये सम्मिश्र संख्या में दिखती है ना समीकरण, थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि ये क्या हो गया। तो यहाँ पर देखो z बराबर क्या दे रखा है x प्लस आयोटा y। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, z बार कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा z बार का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा 350, क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहूं कि z कितना है, तो z बराबर है अपने पास x प्लस आयोटा y, z बार कितना है x माइनस आयोटा y, तो z का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, तो z का स्क्वायर और z बार का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं ना, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy और z बार का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, यही तो रिजल्ट आएगा। अब इनमें रख दो आप, तो z बार का मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं निकाला तो निकाल लेता हूँ, z और z बार का मल्टीप्लिकेशन आएगा x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो बस इसको मैं पहला प्रयास ये कर रहा हूँ कि समीकरण जो मुझे सम्मिश्र रूप में दे रखा है उसको कार्तीय रूप में बदल देता हूँ ताकि कुछ तो आइडिया मिले। तो देखते हैं, देखो क्या मिलता है, z बार क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z बार का स्क्वायर ये लिखा हुआ है और z स्क्वायर ये लिखा हुआ है, दोनों को करना है ऐड, तो ऐड करोगे ना तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपने 350 आ गया, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मुझे सॉरी 175 दो तो काट दिया ना, अब मुझे आगे बढ़ना। देखो अब यहाँ पर देखो आगे आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्लियर।
और तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक अपने पास शीर्ष नहीं आ जाए, और चारों शीर्ष इसमें छुपे हुए हैं। अब वो शीर्ष कहाँ से आएंगे ये हमें देखना। देखो अब आपकी इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, अब आपको इमेजिनेशन पावर पर काम करना है। अब इमेजिनेशन पावर से हमें क्या करना है कि x और y लेट करने हैं, कि उनके स्क्वायर को ऐड करने पर और स्क्वायर को लेस करवाने पर क्या आ जाए 175। तो मैंने पहला प्रयास किया, x बराबर 2 और y बराबर 1 मान लिया, तो फिर देखा कि ये तो हो जाएगा 5, क्योंकि 4 + 1 5 हो गया ना। फिर ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 को गुणा कराने पर 175 तो नहीं आया। फिर मैंने विचार बदला कि ये तो अभी छोटी पड़ रही है, फिर मैंने इसको 3 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो फिर यहाँ पर 9 + 4 और 9 - 4 13 × 5 कितना आया 65। फिर नहीं बेटा, फिर x बराबर और बदला मैंने 4 और x बराबर क्या रख दिया 3, तो 16 प्लस में 9 और 16 माइनस में 9, 25 × 7 कितना आ रहा है 175। बस ये आपको इमेजिन करना है। तो यहां पर देखो जो तभी संतुष्ट होगी, तभी संतुष्ट होगी जब x² + y² और x² - y² का रिजल्ट ये हो, यानी x² + y² इक्वल में 25 हो और x² - y² में क्या हो अपने 7 हो, तभी तो हो सकती है। अब कोई कहे कि सर x बराबर 4 और y बराबर 3 आ तो गया ना, फिर x y का मान ही तो निकालना था। अरे भाई x बराबर -4 और y बराबर -3 भी तो इसको संतुष्ट कर ही रहा है, तो हमें तो चारों शीर्ष निकालने हैं ना। तो चारों शीर्ष निकालने के लिए आप केवल x² + y² और x² - y² की वैल्यू तो निकाल चुके हो, क्लियर। अब मुझे क्या करना है x y की वैल्यू निकालना, निकाल लेते हैं। देखो ना ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करते हो तो 2x² इक्वल में क्या आ जाएगा 32, तो x² बराबर कितना आ गया 16, तो x का मान क्या आ गया +-4, x का मान आ गया +-4। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो तो क्या आएगा 2y² इक्वल में कितना आ जाएगा 18, तो y बराबर कितना आ जाएगा +-3 आ जाएगा। तो यहाँ पर शीर्ष क्या हो जाएंगे, क्योंकि आयत है तो 4 शीर्ष होंगे ना, तो शीर्ष क्या हो जाएंगे x का मान धनात्मक ले लो और y के दोनों मान लो उसके साथ, 4 3 4 -3, फिर x का ऋणात्मक मान और उसके भी साथ y के दोनों मान, तो ये आ चुका है, क्लियर। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। मान लो ये आयत है, ये आयत जिसमें ये तो हो गया 4 3, ये हो गया -4 3, ये हो गया -4 -3 और ये हो गया अपने 4 -3, ये बिंदु है। इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो दूरी निकाल लो, या तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। और दूरी क्यों निकाल दो, ऐसे ही पता चल रहा ना, ये दूरी तो 6 दिख रही है मुझे और ये वाली दूरी तो 8 है और ये वाली दूरी कितनी दिख रही है 6 दिख रही है। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 8 × 6 यानी 48, इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं, रेयर चांस है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद में जो 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको नहीं करने हैं, क्लियर, प्रयास भी नहीं करना है। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पर अनसोल्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन को देखकर आप डरते होंगे ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो तो बहुत इजी हैं फॉर्मूले तो, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो पता चलता है कि तो बहुत घुमा रखा है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मेरे साथ साथ मेहनत करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये सब मामला जो है हम इसको हैंडल कर लेंगे, क्लियर। तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।